हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैंसर सुन के ही हमें लगता है कि कैंसर तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इट इज़ द मोस्ट डेडियस डिसीज़। सबसे भयावह हम जिस डिसीज़ की बात करें, अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड करते रहती हैं, प्रोलिफरेट करती रहती हैं और बना लेती है मास ऑफ सेल। ट्यूमर बनेगा, देन वो फैलता चला जाता है। बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। वर्ल्ड में इतने सारे लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, इंडिया में इतने सारे लोग कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कैंसर को डिफाइन करना हो तो कैंसर है क्या? तो कैंसर की अगर हम बात करें, इट इज़ अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड proliferation ऑफ सेल। अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड करे जा रही हैं, डिवीजन बहुत ज़्यादा, हम इसको प्रोलिफरेशन भी बोल देते हैं, और सेल डिवाइड करे जा रही हैं। क्यों हमारी एक नॉर्मल सेल, हमारी खुद की बॉडी की सेल ऐसे अनकंट्रोल हो गई? तो इसका रीज़न होता है कि सेल के जेनेटिक मटेरियल में, जीनोम में कुछ चेंजेस आए हैं, म्यूटेशन हुई है। सो दिस सेल इज जीनोमिकली अनस्टेबल, राइट? अनस्टेबल कैसे हुई, बात करेंगे हम इसके बारे में। व्हाट आर द कार्सिनोजेनिक एजेंट, कौन से कार्सिनोजेंस हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी सेल के जीनोम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, राइट? तो ये सेल जो है हमारी जीनोमिकली अनस्टेबल हो चुकी है। स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। अब हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी के सेल नॉर्मली डिवाइड कर रही है। आपको पता है सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस। नॉर्मली आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको चोट लग जाती है, आपकी ग्रोथ के लिए माइटोसिस आपकी सेल्स में होता रहता है इन योर ऑल द सोमैटिक सेल्स। देन आपको पता है आपकी जर्म सेल में मियोसिस होता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, राइट? तो अब हम बात करेंगे कि कैंसर में ऐसा क्या होता है। कैंसर में जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड वे में बहुत ही कम टाइम में, अब नॉर्मल सेल डिवाइड करी है 24 आवर्स में एक सेल का जो है डिवीजन साइकिल कंप्लीट होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, सेल बहुत ही कम समय में जो है सेल डिवाइड कर जाएगी। लास्ट स्टेज में आप देखेंगे इतना रैपिड डिवीजन होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल और कैंसरियस सेल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैंसर सेल, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल। कैसे हम बोल सकते हैं कि ये सेल कैंसेरियस है? अब नॉर्मल सेल में, राइट, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में हम डिफरेंस देख रहे हैं ना। सबसे पहली चीज़, हमारी एक नॉर्मल सेल जब डिवाइड करती है आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सेल का जो है एक नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ जो है हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, राइट? तो कैंसेरियस सेल जो है उनमें एपोप्टोसिस नहीं हो पाता है, वो इसे बाईपास कर जाती हैं, राइट? तो कैंसेरियस सेल की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे लिखेंगे, द कैंसेरियस सेल बिकम इमॉर्टल, राइट? ये हो जाएंगी इमॉर्टल, यानी कि डेथ नहीं हो पाएगी, ये बाईपास एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम सेल डेथ, जो कि नॉर्मल सेल में होता है। क्यों होता है इसका रीज़न भी आपको बताएंगे। टीलोमरेज एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मली डिवाइड करते रहेंगे, नॉर्मल सेल्स में टीलोमरेज की एक्टिविटी कम हो जाती है टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो नॉर्मल सेल में आप यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आप उनको लैब में इन पेट्री डिश रखते हो, तो नॉर्मल सेल जब डिवाइड करती है ना, जैसे मान लो ये एक नॉर्मल सेल डिवाइड कर रही है, तो ये डिवाइड करेगी, दे विल फॉर्म अ सिंगल लेयर, राइट? एक सिंगल लेयर बनाएंगे यहाँ पे, इसके बाद फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो एक नॉर्मल सेल का डिवीजन जो है इट इज इनहिबिट बाय द एडजेसेंट सेल। इसका फर्दर डिवीजन एडजेसेंट सेल जो है इनहिबिट करेंगे कि अब फर्दर जो है डिवाइड नहीं करना है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
जबकि कैंसेरियस सेल में क्या होता है, अगर ये कैंसेरियस सेल होती तो ये कंटिन्यू टू डिवाइड कर रही होती और यहाँ पे मास ऑफ सेल जो है हमें मिल जाता है इस पेट्री डिश में। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, द डिविजन ऑफ अ सेल इनहिबिटेड बाय द एडजेसेंट सेल, राइट। तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है इन केस ऑफ ए कैंसेरियस सेल। सेकेंड प्रॉपर्टी है कैंसेरियस सेल की कि कॉन्टेक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट, कि अब जो नॉर्मल सेल होती है अगर, तो एडजेसेंट सेल के कांटेक्ट में आगे क्राउडेड हो गया, वो एडजेसेंट सेल्स का फर्दर डिवीजन को इनहिबिट कर देंगे, राइट। नॉर्मल सेल्स में ऐसा होता है कि वो एडजेसेंट सेल में कांटेक्ट में आई, एडजेसेंट सेल जो है अब उसका फर्दर डिवीजन को रोक देंगे। बट कैंसेरियस सेल के केस में ऐसा नहीं होता, इवन इफ दे आर इन कॉन्टेक्ट विद द एडजेसेंट सेल, वो कंटिन्यू टू डिवाइड करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल लेयर हमें मिल जाएगी, राइट। तो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन यहाँ पे चला गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वो इमॉर्टल होती है, दूसरी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो है चला गया। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि सेल इतनी रैपिडली डिवाइड कर रही हैं, इतना मास ऑफ सेल बहुत ही कम टाइम में डिवाइड करिए, तो इनको न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा चाहिए, इनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे होता है रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीजेस, रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीजेस, यानी कि यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसी को हम हायर क्लासेस में अगर आप पढ़ेंगे, अभी आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसको हम बोलते हैं वार्बर्ग फिनोमिनन, राइट। उन्होंने नोटिस किया था कि कैंसेरियस सेल में रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो है बढ़ जाता है, एटीपी प्रोडक्शन, ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना इनको, राइट। दूसरा, अब इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इनको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए, राइट। इनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे रेट ऑफ ब्लड वेसल फॉर्मेशन भी जो है बढ़ जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, राइट। द रेट ऑफ blood vessel formation increases। इसके अलावा नॉर्मल सेल जब भी डिवाइड करती है, कभी भी कोई नॉर्मल सेल डिवाइड करती है, तो उसको जो स्टिमुलस चाहिए होता है, उसको चाहिए कि ग्रोथ फैक्टर कोई आके उससे बाइंड करे या फिर कोई माइटोजन उसे जो है स्टिमुलस दे। तो नॉर्मल सेल ग्रोथ फैक्टर की प्रेजेंस में, माइटोजन्स की प्रेजेंस में डिवाइड करती है। बट एक कैंसेरियस सेल है तो उसे कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए कि उसे डिवाइड करना है, ये बिना किसी ग्रोथ फैक्टर की प्रेजेंस में, बिना किसी माइटोजन की प्रेजेंस में भी डिवाइड करती रहती हैं, राइट। तो एक और प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कैंसेरियस सेल की, डिवाइड, continue to divide even in absence of any growth factor or माइटोजन, राइट। तो इनके एब्सेंस में भी जो है डिवाइड करती रहती है। अब तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी मेंशन की थी कि यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया है, कुछ तो म्यूटेशन यहाँ पे हो गया है, मल्टीपल म्यूटेशंस होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेल है जीनोमिकली, इट इज जीनोमिकली अनस्टेबल, राइट। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी, एक कैंसेरियस सेल इमॉर्टल हो जाती है, एक कैंसेरियस सेल में जो है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन चला जाता है, ये इवन इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड माइटोजन्स भी डिवाइड करती रहती है, जीनोमिकली अनस्टेबल हो गई है, एटीपी सिंथेसिस बढ़ जाता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज। इवन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो यहाँ पे, कि यहाँ पे आपने देखा होगा सेल साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। एंड हाँ, एक सेल जब एक फेज से दूसरे फेज में जाती है तो वहाँ पे सर्टेन चेक पॉइंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो चेक करते हैं कि सेल में कुछ डैमेज तो नहीं है। क्योंकि डैमेज वाली सेल, जैसे आप कोई स्टेट का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, सिटी का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, तो चेक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं ना, जहाँ पे पुलिस गार्ड्स वगैरह बैठे रहते हैं। अगर व्हीकल में आप कोई भी इलीगल चीज़ लेके जा रहे हो, व्हाट इफ आप कोई क्राइम कर रहे हो, आपकी गाड़ी में आप वो लेके जा रहे हो, तो वो चेक करते हैं, राइट।
तो चेक पॉइंट्स ऐसे ही आपकी सेल साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। G1 फेज से जब सेल S में जा रही है, S से G2 में जा रही है, G2 से M में जा रही है, तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रेगुलेट करते हैं कि सेल में कोई डैमेज तो नहीं है। डैमेज वाली सेल अगर M फेज में चली गई तो अपने जैसी ही और सेल बना लेगी, और अभी तो आप एक को कंट्रोल करते, अब वो मल्टीपल सेल म्यूटेशन वाली जो है डिवाइड करेंगी, बहुत सारी सेल बना लेंगी अपने ही जैसी। तो ऐसा ही वही क्रिमिनल को अलाउ कर दिया तो जाके वो और क्राइम करेगा इन दैट सिटी। सेम यही यहाँ पे होगा। डैमेज वाली सेल अगर दूसरे फेस में चलेगी, अपने जैसी ही और सेल बना लेगी, और फिर उस केस में अनकंट्रोल्ड डिवीजन चलता रहेगा। तो नॉर्मली तो भाई आपकी सेल में क्या है, चेक पॉइंट्स काम करते हैं, रेगुलेटर्स काम करते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। साइक्लिन होते हैं, CDK प्रोटीन, ये सब होते हैं, चेक पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं जो चेक करते हैं इस सेल में कोई डैमेज तो नहीं है। तो चेक पॉइंट का इफेक्ट चला गया, यहाँ पे सेल साइकिल का रेगुलेशन जो है चला गया। सेल साइकिल रेगुलेशन इज लॉस। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमने देखी यहाँ पे, इमॉर्टल हो गई, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन चला गया, इवन इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर डिवाइड करे जा रही है, ATP सिंथेसिस यहाँ पे बढ़ गया है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ गया है, राइट। जीनोम जो है, यहाँ का जेनेटिक मटेरियल जो है, जीनोम भी जो है अनस्टेबल हो गया है, राइट। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली कैंसेरियस सेल की। नॉर्मल सेल की हमने बात कर ली, कैंसेरियस सेल की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं ये जो ग्रोथ हो रही है ये दो तरह की होती है। मैंने आपको बताया सेल डिवाइड करे जा रही है एंड द फॉर्म ए अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, राइट। उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। दिस इज mass of undifferentiated cell. Let me write it. Mass of undifferentiated cells. राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो मास होता है, दो तरह के ट्यूमर बनते हैं, राइट। ट्यूमर्स के टाइप्स की बात करते हैं जो आपके NCERT में गिवन है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, राइट। अब ट्यूमर भी दो तरह का होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ, मास बना हुआ हमेशा कैंसेरियस ही हो, राइट। हो सकता है कि वो एक लेशन हो, राइट। वो नॉर्मली आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। वो मेडिसिन वगैरह से भी डिस्ट्रॉय हो जाए नॉर्मली। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसेरियस हो, उसमें कोई जीनोमिक चेंज ही आया हो, म्यूटेशन ही हुआ हो। तो उसके लिए फिर फर्दर बायोप्सी करनी पड़ती है, फिर फर्दर कन्फर्मेशन। तो ट्यूमर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैंसेरियस, सबसे पहले हम बात करेंगे बिनाइन की। बिनाइन ट्यूमर एंड एक होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आपकी NCERT में बिनाइन ट्यूमर को नॉन कैंसेरियस की कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि बिनाइन स्टेज में हम नहीं बोल सकते देख के कि ये बिनाइन है तो ये कैंसेरियस ही होगी। ये हो सकता है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर हो, या फिर ये कैंसेरियस हो ही ना, ये कोई ऐसा लक्षण हो जो कि एज अ मेडिसिन दे के या नॉर्मल थेरेपी से ठीक हो जाए, कैंसेरियस ना हो, राइट। तो दिस इज नॉन कैंसेरियस। अब बिनाइन क्या है, बिनाइन के बारे में हम डिटेल में अगर बात करें, इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में सेल जहाँ पे ये ग्रोथ स्टार्ट हुई वहाँ पे ही कन्फाइंड रहती हैं, यहाँ पे कोई इन्वेजिवनेस नहीं होती। द सेल्स आर कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, राइट। द सेल्स आर कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। जैसे मान लो आपको पता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, राइट। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देन आपके यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा, राइट। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा, यहाँ पे इसके ऊपर जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपके प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल जो है प्रेजेंट है। व्हाट इफ यहाँ पे कोई कैंसेरियस ग्रोथ स्टार्ट हुई, राइट। यहाँ पे कैंसेरियस नहीं, राइट, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हुई, एक ट्यूमर टाइप बन गया। ये ट्यूमर जो है यहीं पे
बढ़े जा रहा है सेल में, यहीं पे ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्टेड है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है, राइट। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है, यानी कि सेल अभी कहीं मूव नहीं कर रही हैं। दीज आर नॉन इन्वेजिव, राइट, नॉन इन्वेजिव। अब इस केस में क्या होता है, डैमेज इसी पर्टिकुलर ऑर्गन में होगा, बहुत ज़्यादा हम इसको हार्मफुल लाइक मैलिग्नेंट नहीं बोल सकते, राइट, दिस इज लेस हार्मफुल। और आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको नॉन कैंसेरियस की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे डॉक्टर, जैसे आप गए, राइट, आपको सिम्टम्स आए, अंदर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और वहाँ पे कुछ ऐसे एट्रोफी दिखी, राइट, कुछ ऐसा लेशन दिखा आपके टिश्यूज़ में, फिर डॉक्टर बोलेगा कि ये बिनाइन भी हो सकता है, दिस कैन मैलिग्नेंट टू। फिर फर्दर हम बायोप्सी के लिए जाते हैं, जहाँ पे टिश्यू सैंपल कलेक्ट किया जाता है और देखा जाता है इसमें कोई म्यूटेशन है, राइट, सेल में कोई म्यूटेशन और कोई प्रॉपर्टी, जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है कैंसेरियस सेल की, वो है या नहीं है, उनमें से कोई दिख गई, कैंसेरियस जो है सेल कंफर्म हुई, एंड देन फिर फर्दर मोर टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है फॉर द कंफर्मेशन, राइट। तो बिनाइन में क्या होता है, सेल आर कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, दीज आर नॉन इन्वेजिव। यहाँ पे इन्वेजिवनेस मतलब कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो तोड़ के सेल जो है सर्कुलेशन में एंटर नहीं करती हैं यहाँ पे, कि सर्कुलेशन के थ्रू दूसरे ऑर्गन में जा रही हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी जा रही है, फैल रही हैं यहाँ पे मेटास्टासिस नहीं होगा, राइट, दिस इज नॉन कैंसेरियस, दिस इज नॉन कैंसेरियस ग्रोथ। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, राइट। ये आपका हो गया बिनाइन ट्यूमर। अब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अगर हम बोलें कि सबसे भयावह प्रॉपर्टी कैंसर सेल की मेटास्टासिस जो है वो अब हमें सेल्स में देखने को मिल जाती है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल का रेट ऑफ प्रोलिफरेशन बहुत ही हाई होगा, राइट। यहाँ पे रेट ऑफ प्रोलिफरेशन इज वेरी वेरी हाई, इज वेरी हाई। सेल साइकिल का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, बहुत ही रैपिडली आपकी सेल जो है वो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे नियोप्लास्टिक ग्रोथ जो है वो देखी जाएगी, यहाँ पे नियोप्लाज्म बनेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेल आर एबल टू ब्रेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन। पहले जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सेल रुकी हुई थी वो तोड़ के सेल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगी, एंड ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू जो है सराउंडिंग ऑर्गन्स में भी जो है वो सराउंडिंग ऑर्गन में भी जो है सेल जाएंगी, राइट। इन्वेजिवनेस is seen, that is metastasis. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, cells are able to break basement membrane and enter circulation. ये सेल क्या होती हैं, these are able to invade surrounding tissues via blood or lymph, right.
सेल ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू सराउंडिंग टिश्यूज में एंटर करेंगी, सेकेंडरी ट्यूमर बना देंगे, टर्शियरी ट्यूमर बना देंगे, राइट। मल्टीपल ऑर्गन्स में ये वाला कैंसर जो है फैलेगा, ये वाला ट्यूमर जो है वो फैलने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे मेटास्टेसिस जो है वो देखा जाता है। तो बिनाइन ट्यूमर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे सेल में इन्वेजिवनेस देखी जाती है। इट्स नॉट कन्फाइंड टू, ये यहाँ पे कन्फाइंड नहीं रहेगा, इट विल स्प्रेड टू द नियर बाई लोकेशंस, नियर बाई टिश्यू, सराउंडिंग टिश्यू में सेल जो है इन्वेड करेंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़ के सर्कुलेशन में एंटर कर जाएंगी, ब्लड से होते हुए, लिम्फ से होते हुए आसपास के टिश्यूज में भी जो है सेल जाएंगी। ये हमने बात कर ली यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आप कॉजेज ऑफ कैंसर, राइट। कॉजेज ऑफ कैंसर की अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं।